इकोलॉजी बेहद आसान यूनिट, और ये एक ऐसी यूनिट है बायो की जिससे सबसे ज्यादा सवाल आने की पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर के पेपर्स देखें तो बेटा हर साल 13, 14, 15 सवाल सिर्फ एक यूनिट से आ जाते हैं। इकोलॉजी यूनिट में 4 चैप्टर हैं आपके। पहला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा इकोसिस्टम, तीसरा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और चौथा इन्वायरमेंटल इश्यूज। देखो, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। इन्वायरमेंटल साइंस क्या करती है, वो ह्यूमन पे फोकस करती है और प्रकृति के कंजर्वेशन पर बात करती है कि प्रकृति को कैसे बचाएं, और वो काफी ब्रॉड ब्रांच है। इकोलॉजी क्या है, इस पर हम अभी बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो टर्म इकोलॉजी है, टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन बाय हैकेल। किसने दिया था? हैकेल। टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन एंड डिस्क्राइब्ड, और इसे डिस्क्राइब भी किया था। इस टर्म का मतलब क्या है? एंड डिस्क्राइब्ड बाय हैकेल। और अगर हमसे पूछा जाए फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के पितामह कौन है, तो फादर ऑफ इकोलॉजी, भैया इकोलॉजी का फादर बना रहे किसी को तो किसी राइट आदमी को बनाओगे कि रॉन्ग? राइट। तो ये ट्रिक याद रखना, राइट आदमी को बनाया, नाम था राइटर। स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? राइटर याद रखिएगा। फादर ऑफ इकोलॉजी, राइट से राइटर। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी अर्थात भारत में इकोलॉजी का पितामह कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। मिश्रा जी भारत में इकोलॉजी के पितामह कहलाते हैं। तो ये तो पॉइंट्स थे, अच्छे से सुन लो। टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन एंड डिस्क्राइब्ड बाय हैकेल। फादर ऑफ इकोलॉजी राइटर। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जिनका एनसीईआरटी में इंट्रोडक्टरी में आपका इनका फोटो भी दिया हुआ है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो आप इतने पॉइंट छापिए, फिर हम टर्म इकोलॉजी का पोस्टमार्टम करते हैं। वीडियो पॉज करिए, इतने पॉइंट छापिए। अब बेटा देखो, इकोलॉजी टर्म का मतलब क्या है। देखो, इकोलॉजी जिस टर्म को देने वाला कौन था? हैकेल। डिस्क्राइब भी किसने किया था? हैकेल। इको का मतलब होता है होम। होम मतलब घर। ये धरती जैसे हमारा संसार है, अर्थात ये जो हमारा संसार है ये घर है हमारे लिए। तो इको मतलब क्या हुआ? घर। मतलब इको मतलब यहां पर क्या है? रिलेटेड टू अर्थ। अरे हमारा घर क्या है? अरे वो घर नहीं बेटा, अर्थ वाला घर। क्लियर? ये पूरा संसार ही हमारा घर, ऐसे कह के बोलते हैं ना। तो इको का मतलब हुआ होम, और लॉजी का मतलब हुआ स्टडी। स्टडी ऑफ आवर होम इज नोन एज इकोलॉजी। अपने घर का अध्ययन करना, धरती का अध्ययन करना आपका क्या कहलाता होगा? इकोलॉजी। लेकिन ये तो उसके नाम से पता चल रहा है, लेकिन इसे डिटेल में अब समझेंगे। स्पेसिफिकली इकोलॉजी है क्या? देखना बेटा, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जो प्रभाव पड़ेगा, या ये ऑर्गेनिज्म पलटकर जो इसके ऊपर प्रभाव डालेगा, अब वो प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अट्रैक्टिव भी हो सकता है, एक दूसरे का फायदा भी पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है? अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, इन दोनों को मिलाकर हम वर्ड क्या यूज करते हैं? इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव। वो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। तो दो ऑर्गेनिज्म का आपस में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, मैंने एरो लगा दिया ऐसे, अर्थात एक दूसरे पर जो प्रभाव डालते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जो प्रभाव डाल रहे हैं, और ये जो प्रभाव अपने इन्वायरमेंट पर डाल रहे हैं, वातावरण पर ऑर्गेनिज्म जो प्रभाव डाल रहे होंगे, और पलट के वातावरण भी ऑर्गेनिज्म पर फर्क डालेगा, प्रभाव डालेगा, इंटरेक्शन रखेगा। इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी की ये बेस्ट डेफिनेशन है, ये बेस्ट फ्लो चार्ट है टू डिस्क्राइब इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट पर जो प्रभाव ऑर्गेनिज्म डालेंगे, पलट के इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनिज्म पर प्रभाव डालेगा। विज्ञान की जिस शाखा में हम इस चीज को पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। लेट अस टेक अ एग्जांपल कि क्या इन्वायरमेंट हमारे ऊपर फर्क डालता है? बिल्कुल डालता है। जैसे अभी गर्मी है तो अभी मैं क्या पहना हुआ हूं? शर्ट पहना हूं। अगर ये ठंडी होती तो मैं स्वेटर पहनता, कोट पहनता। इसका मतलब इन्वायरमेंट का मेरे ऊपर फर्क पड़ रहा है। और एग्जांपल ले लो, इन्वायरमेंट का फर्क ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे पोलर बियर्स हैं, तो पोलर बियर कहां पर पाए जाएंगे? पोल्स पर, मतलब ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। पोलर बियर ठंडी जगहों पर पाया जाएगा, हमारे यहां राजस्थान में तो नहीं पाया जाएगा। अब अगर हम बात करें कैक्टस की, तो कैक्टस बेटा कहां उगते हैं? गर्म जगहों पर उगते हैं। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट फर्क डाल रहा है ऑर्गेनिज्म पर। एग्जांपल के तौर पर मैंगो,
आम का पेड़ इंडिया, पाकिस्तान, इन सारी कंट्रीज में बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप बात करेंगे कनाडा और जर्मनी की, ठीक है, तो यहां पर आम के प्लांट पनप नहीं पाते। इसका मतलब आम के प्लांट पर, आम का प्लांट जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, उस पर फर्क कौन डाल रहा है? एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म पर फर्क डालता है, ये बात हमें दिख रही है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फर्क डाल सकता है या नहीं? मतलब आपस में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर फर्क डालते हैं? बिल्कुल डालेंगे। अब कॉमन सेंस लगाओ बेटा, जब मैं रिस्पायरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूं, ठीक, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल रिस्पायरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वही प्लांट इस्तेमाल कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। और प्लांट की फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो ऑक्सीजन निकल रही है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम रिस्पायरेशन में। तो ये देखो, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर यहां पर भी क्या डाल रहा है बेटा? फर्क। अब खुद सोचो बेटा कि तुम्हारे जैसे मान लो डियर, ठीक है, डियर मतलब हिरन, ठीक है, हिरन है या बारहसिंगा या बकरी है, ये कैसी जगहों पर पाए जाएंगे? जहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट हो या जहां पर घास ज्यादा हो? जहां पर घास ज्यादा हो। इसका मतलब घास है या नहीं है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हिरन होगा या नहीं होगा। क्लियर है यहां तक बात? तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फर्क डालता है, और ये ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट पे और एनवायरमेंट पलट के ऑर्गेनिज्म पर फर्क डालता है। तो इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज इंटरेक्शन, अर्थात अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। मतलब एक दूसरे पर, इंटरेक्शन का मतलब ना पता हो लिख लो, एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव। इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, अर्थात ऑर्गेनिजम्स, एस लगा है कायदे से देखना, अर्थात दो ऑर्गेनिज्म का आपसी इंटरेक्शन, अर्थात एक दूसरे पर ये जो प्रभाव डालेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन, अर्थात आपस में एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर कैसे फर्क डाल रहे हैं, ये विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं हम उसी को बोलते हैं इकोलॉजी। तो इसको ड्रॉ करके ये डेफिनेशन लिखिए, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। बिफोर स्टार्टिंग इकोलॉजी का पहला चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी कि आखिर हायरार्की क्या होती है। व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की शब्द का मतलब क्या है? देखो, हायरार्की का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम। क्या कहलाएगा? हायरार्की। किसी भी चीज का, इंग्लिश का वर्ड है बेटा, कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है। हायरार्की मतलब किसी भी चीज का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम। एग्जाम्पल के तौर पर इधर देखो बेटा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहां पर हायरार्की है, लेकिन यहां पर घटती हुई हायरार्की दिख रही है। अब इधर देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तुम्हारा क्या हुआ? बढ़ती हुई हायरार्की है। तो किसी चीज का बढ़ना या किसी चीज का घटना, उसका क्रम जो है, उसका सीक्वेंस जो है, वो आपका क्या कहलाएगा? हायरार्की। अब आइए इधर देखिएगा, हमें बेटा लिविंग वर्ल्ड में ये बात बताई जाती है, लेकिन हम यहां पर उसे दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी कोई चैप्टर डील करिए तो बिल्कुल एकदम बेस से शुरू करिए, ठीक है, ताकि उस चैप्टर पर ग्रिप आ जाए। देखो, चैप्टर जब तक तुम्हें फील नहीं है, ठीक है, देखो इकोलॉजी बेटा 15 लाख स्टूडेंट पढ़ेगा, मेरी बात समझना कायदे से, 15 लाख स्टूडेंट इकोलॉजी पढ़ के जाएगा, सेलेक्ट सिर्फ 10,000 क्यों होते हैं? ठीक है, 10-12 क्यों सेलेक्ट होते हैं? क्योंकि एक होता है इकोलॉजी पढ़ना, चीजों को देख लिया, हाँ भैया ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। एक होता है चीजों को फील कर लेना कि नहीं भैया ये ऐसा होता है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है, इसलिए ये ऐसा। तो इसके लिए आपके बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। तो चलिए एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं। चलो हम लोग बेटा शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं? एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगा रहा होता है? चक्कर। तो ये तीनों चीजें मिलकर आपस में क्या बनाती हैं? एटम। एटम मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? मॉलिक्यूल। अब कायदे से देखना, एग्जाम्पल के तौर पर एटम ले लो, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही है? H2O। मॉलिक्यूल मिलकर आपका क्या बनाते हैं? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल कहने का क्या मतलब हुआ बेटा? सेल ऑर्गेनेल जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंग जिससे मिलकर सेल बनी है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल के नाम लिख सकते हैं। गोल्जी बॉडी हो गई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो अब देखना, ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे? आपके जुड़कर आपस में क्या बनाएंगे? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल मतलब सेल के अंग मिलकर क्या बनाएंगे? सेल।
जैसे प्लांट की बात करो तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, या हम अपनी बात कर लें, एनिमल में बात करें तो न्यूरॉन हो गई आपकी, कार्डियक सेल हो गई। तो सेल ऑर्गेनेल मिलकर क्या बना रहे हैं तुम्हारे? सेल। अब सेल मिलकर आपकी क्या बनाएंगी? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल जिनका कॉमन फंक्शन हो और कॉमन ओरिजिन हो वो क्या कहलाएंगी? टिश्यू। टिश्यू जैसे अगर एनिमल्स की बात करिए तो हम एनिमल्स में कितने तरीके के टिश्यू पढ़ते हैं? 4। ठीक है, आपका एपिडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद आपका मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये 4 टिश्यू आप पढ़ते हैं। अब टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं आपके? ऑर्गन। ऑर्गन, अब ऑर्गन एग्जाम्पल के तौर पर आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, ये क्या, ये किसके मिलने से बनते हैं? टिश्यू। अब ऑर्गन जब आपके मिलते हैं तब आपका क्या बनता है? ऑर्गन्स का सिस्टम, अर्थात ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक साथ किसी एक कार्य को परफॉर्म करें वो क्या कहलाता है? सिस्टम। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक साथ किसी एक कार्य को परफॉर्म करें तो वो क्या कहलाता है? सिस्टम। और अगर उसमें से कोई एक भी चीज हटा दी जाए तो वो सिस्टम अपना काम करने से क्या हो जाएगा? उसका काम अब क्या परफेक्ट हो पाएगा? नहीं, अब उसका काम क्या हो जाना चाहिए? डिस्टर्ब। तो वो सारी चीजें सिस्टम का पार्ट मानी जाएंगी जो मिलकर किसी एक कार्य को कर रही हैं, और उनमें से कोई एक भी चीज हटा दीजिए तो वो सिस्टम का फंक्शन क्या हो जाए? डिस्टर्ब। तो वो सारी चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं? एक सिस्टम। तो अंग मिलकर क्या बना है? अंगों का सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें हार्ट है, ब्लड वेसल है, ठीक। तो ये तीनों मिलकर हमारे बॉडी में क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात अंगों का सिस्टम। अब ऐसे ढेर सारे अंगों का सिस्टम मिलकर, यहां तक लिख लिया तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनेल हटा रहा हूं। अब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हैं और क्या बनाते हैं? और क्या मिलकर कहलाते हैं? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बस यहीं से इकोलॉजी चालू हो गई आपकी। ऑर्गेनिज्म लेवल पर इकोलॉजी चालू होती है, समझिएगा कायदे से। ये आपको दिख रहा होगा बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ, ये साइज में आपको बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर एटम, एटम मिलकर क्या बना है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना है? सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल मिलकर क्या बना है? सेल, सेल मिलकर क्या बनाई बेटा? ढेर सारी सेल मिलकर जिनका कॉमन ओरिजिन हो, कॉमन फंक्शन हो, मिलकर क्या कहलाएंगे? टिश्यू। ढेर सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? अंग। ढेर सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे? अंगों का सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ऐसे ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी में, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी बताए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका जो है इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाए? होल ऑर्गेनिज्म। यहां तक बातें क्लियर है? तो ये हमें साइज में बढ़ती हुई हायरार्की दिख रही है। मुझे तो 2 चीजें दिख रही हैं, साइज में भी बढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अर्थात सबसे सिंपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और देखिए एक ऑर्गेनिज्म, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक। तो अब क्या है, आप यहां पर लिख सकते हो नीचे कि साइज बढ़ रही है और साइज के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता भी हायरार्की में यहां पर बढ़ रही है। तो क्या मैं इसे असेंडिंग हायरार्की कहूं कि डिसेंडिंग? असेंडिंग मतलब बढ़ती हुई हायरार्की कहूं कि घटती हुई? बढ़ती हुई। बढ़ती हुई इन टर्म ऑफ व्हाट? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम हायरार्की में आगे बढ़ रहे हैं तो साइज भी इंक्रीज होती जा रही है चीजों की और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है। अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक आप समझ गए। ऑर्गेनिज्म पर इकोलॉजी चालू हो जाएगी। एंड द चैप्टर का नाम ही क्या है बेटा? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे इको सिस्टम। तो चलिए यहां तक आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर ऑर्गेनिज्म से मैं चालू होता हूं। अब बेटा इसके आगे अब देखिएगा, आपको यहां तक ऑर्गेनिज्म तक लिख लिया था, अब उसके आगे बात हो रही है। देखो बेटा, ऑर्गेनिज्म एक सिंगल इंडिविजुअल की बात हो रही है, यहीं से आपकी इकोलॉजी चालू हो जाती है। इकोलॉजी चालू हो जाती है का मतलब क्या है? जब भी हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं हमारे इन्वायरमेंट का, ठीक है, तो हम सबसे छोटी चीज, सबसे छोटी यूनिट क्या मानते हैं? हम एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल। आप कभी ये नहीं पढ़ते हो इकोलॉजी में कि इस इन्वायरमेंट का, वातावरण का, टेम्परेचर का, आपका लाइट का क्या फर्क पड़ेगा आपका हार्ट पर, ये आप नहीं पढ़ते हो इकोलॉजी में। इकोलॉजी में जो सबसे छोटी चीज पढ़ी जाएगी वो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल इंडिविजुअल। अब समझना बेटा, ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन समझिएगा कायदे से। देखो डेफिनेशन सोची जाती है, ठीक है, सोच के हम खुद क्रिएट करेंगे, रटेंगे नहीं, रटेंगे भूल जाएंगे। देखो पॉपुलेशन कहने का मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ जनसंख्या कितनी है, बताओ, सोचो। यू कांट टेल, आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते?
क्योंकि मैंने आपसे ये कहां बताया कि मैं आपसे जनसंख्या दिल्ली की पूछ रहा हूं, कानपुर की पूछ रहा हूं, या आपकी यूपी की पूछ रहा हूं, या इंडिया की पूछ रहा हूं, या वर्ल्ड की पूछ रहा हूं? मैंने ये कहां डिफाइन किया? तो पॉपुलेशन, जनसंख्या टर्म को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली चीज आपको ऐड करना पड़ेगा कि कितना पार्टिकुलर एरिया आपने उठाया है, कि आपने कानपुर का एरिया उठाया, कि यूपी उठाया, कि इंडिया मान के चल रहे हैं, कि वर्ल्ड मान के चल रहे हैं। तो भैया सबसे पहली चीज पॉपुलेशन की डेफिनेशन में क्या आनी चाहिए कि आपको बताना पड़ेगा कितना पार्टिकुलर एरिया आपने कंसीडर किया है जनसंख्या बताने के लिए। चलो अगली बात, चलो अच्छा, अब मैं तुमसे बोल दे रहा हूं इंडिया की, ठीक है? तो इंडिया की तुम्हें जनसंख्या बतानी है। अब मैंने तुम्हें पार्टिकुलर एरिया दे दिया बेटा, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं बता सकते। आप गलती से मत बोल दीजिएगा 1 अरब फलाने करोड़, गलत। मैंने ये कहां बताया, किस समय की? मैं आज की पूछ रहा हूं, सन 2000 की पूछ रहा हूं, या 1900 की पूछ रहा हूं, या 1800 की पूछ रहा हूं? तो आपको बताना पड़ेगा किस पार्टिकुलर टाइम पर आप जनसंख्या पूछ रहे हो। तो अब दूसरी चीज पॉपुलेशन की डेफिनेशन में क्या आनी चाहिए कि पार्टिकुलर टाइम, ठीक है? एक पार्टिकुलर एरिया आपको बताना पड़ेगा जिसकी आप जनसंख्या पूछ रहे हैं, फिर पार्टिकुलर टाइम बताना पड़ेगा किस समय पे पूछ रहे हैं। अच्छा अगला, चलो अच्छा अब बता दो कि भैया 2020 में भारत की, एरिया भी डिफाइन कर दिया तुम्हारे लिए, समय भी दे दिया, जनसंख्या बताइए। अब आप क्या बोलोगे? 1 अरब फलाने करोड़, गलत। क्योंकि अभी भी मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस स्पीसीज की पूछ रहा हूं। ये भी तो सोचो, मैंने स्पीसीज का, मैं इंसान की पूछ रहा हूं कि बिल्ली की पूछ रहा हूं कि कुत्ते की पूछ रहा हूं, शेर की पूछ रहा हूं, ये भी तो डिफाइन नहीं किया। तो आपको ये भी बतानी पड़ेगी कि पार्टिकुलर स्पीसीज, वो पार्टिकुलर कौन सी स्पीसीज है आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसकी आप जनसंख्या पूछ रहे हैं। तो अब आप सीख गए होंगे पॉपुलेशन की डेफिनेशन कैसे बनेगी, ठीक है? अच्छा अब आप एक बात बताइए, तो क्या मैं पॉपुलेशन कैसे डिफाइन कर सकता हूं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अर्थात इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल बंदा क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल, ठीक है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक, ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज, किसी पार्टिकुलर स्पीसीज का, ठीक है, लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन। अर्थात लोगों का, अब लोगों का कहने का मतलब, अब अगर आप कुत्ते की जनसंख्या निकालोगे या बिल्ली की निकालोगे तो वहां लोग वर्ड नहीं यूज होगा, इंडिविजुअल, ठीक है? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज की बात करना, ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम पर आप बताओगे उस जगह की जनसंख्या। तो मैं पॉपुलेशन की अब फाइनल डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज, ठीक है, आप स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा नीचे। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ, बेटा सब मतलब इंडिविजुअल, किसी मतलब कोई इंडिविजुअल सबका जोड़ लोगे क्या? मतलब अगर मैं पूछूं कि भारत की जनसंख्या क्या है तो फिर कुकुर, पिलार, शेर, सियार सब जोड़ दोगे क्या? ना, जब बताना पड़ेगा किस स्पीसीज के इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज लिविंग इन अ पार्टिकुलर, जो रह रहे हैं, लिविंग इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, एट अ गिवन टाइम, किसी समय पर, एट अ गिवन टाइम। चलिए अब उस एरिया की एक पार्टिकुलर टाइम पर किसी स्पीसीज की जनसंख्या की डेफिनेशन हम अच्छी तरीके से सीख गए, ठीक है? अब बेटा एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि धरती पर कोई एक ऐसी जगह बताओ जहां पर सिर्फ एक स्पीसीज रहती हो, मतलब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल रहते हो? ऐसी कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि बेटा खुद सोचो, एक लिविंग ही खा सकता है, कॉमन सेंस लगाना। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग चीज को ही खा के जिंदा रहेगा, समझना कायदे से। तो बेटा इसका मतलब कि किसी एक स्पीसीज की पॉपुलेशन अकेली ही एक जगह पर नहीं रह सकती, ठीक है? उसके साथ और भी स्पीसीज की जनसंख्या होंगी, ठीक है? तो वो सारी जनसंख्या
वो सारी स्पीसीज की जनसंख्या जो एक साथ रहती हो, अगर एक साथ रह रही है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर प्रभाव डाल रही होंगी, एक दूसरे से इंटरेक्शन रख रही होंगी, तो सारी जनसंख्या जो एक साथ रहती हैं मिलकर कहलाती हैं बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक मतलब जीवित, बायोटिक कम्युनिटीज। अब बेटा खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि एक स्पीसीज की जनसंख्या किसी एक पार्टिकुलर एरिया में नहीं रह सकती। अकेले आप, अच्छा सोचिए, अकेले आप कानपुर में रह लोगे? नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, हाँ सर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे दिक्कत नहीं? खाओगे क्या? ठीक है सर, सब्जियां खाएंगे। सब्जी क्या है? प्लांट से ही तो बनाया है। प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब एक स्पीसीज के इंडिविजुअल अकेले किसी जगह पर नहीं रह सकते, उनके साथ और भी स्पीसीज होंगी जो आपस में एक दूसरे से क्या रखती होंगी? इंटरेक्शन। और वो सारी स्पीसीज जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन रखती हैं वो मिलकर कहलाती हैं बायोटिक कम्युनिटी। अच्छा देखा जाए तो ये बताओ, क्या, क्योंकि मैं कानपुर में रहता हूं, तो बताओ बेटा, क्या कानपुर में मैं हूं, क्या मैं एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले पेंगुइन से क्या मेरा इंटरेक्शन होगा? क्या वो मेरी कम्युनिटी में आ रहा होगा? ठीक है, मैं यहां हूं, वो वहां है। ठीक है, तो अब बताओ बेटा, क्या हमारे और एंटार्क्टिका में पाए जाने वाली पेंगुइन के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन होगा? ठीक है ना, नहीं, वो मेरी कम्युनिटी में नहीं आएगी। क्लियर? क्योंकि कम्युनिटी का मतलब समझना बेटा, कम्युनिटी को ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत इंटरेक्शन, मतलब बहुत ही नेग्लेजिबल इंटरेक्शन तो आ रहा होगा। क्योंकि कुछ सोचो बेटा, अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग, भाई ग्लोबल वार्मिंग कराने में हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि ऑटोमोबाइल्स हम भी चलाते हैं। ठीक है, तो धुआं उड़ा रहे हैं। ठीक है, धरती गर्म हो रही है जिसकी वजह से वहां की बर्फ पिघलेगी। ठीक है, बर्फ पिघलेगी तो पेंगुइन को फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही माइनर लेवल का इंटरेक्शन है। कम्युनिटी में जबरदस्त इंटरेक्शन साफ साफ दिखना चाहिए। मतलब जो एक साथ रहते हैं उनका इंटरेक्शन, उनका आपस में प्रभाव बहुत क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन वो हमारी कम्युनिटी में नहीं आएगी। पेंगुइन नहीं आएगी, पोलर बियर हमारी कम्युनिटी में नहीं आएंगे क्योंकि हमारा उनका इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं दिखता। होता है, सब चीज आपस में इंटर रिलेटेड है, लेकिन इतना माइनर होता है कि हम उसे कम्युनिटी में फिर काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गई हमारी बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, आओ बेटा, क्या, चलो हमने तुम्हें बायोटिक कम्युनिटी दे दी। ठीक है, हमने तुम्हारे अगल बगल ढेर सारे ऑर्गेनिज्म रख दिए। बताओ अब क्या जिंदा रह लोगे? इम्पॉसिबल। सॉइल, अगर तुम्हें मिट्टी नहीं मिलेगी तो प्लांट नहीं रहेंगे, प्लांट नहीं रहेंगे तो एनिमल नहीं, एनिमल क्या खाएंगे? सर हम मटन चिकन खा लेंगे। भैया मटन और चिकन, ये जितनी भी चीजें कर रहे हो डिपेंड तो सब कोई प्लांट पे ही कर रहे हैं ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अरे भाई बकरी हो तो बकरी बकरा खाएंगे तो ये घासी, तो सब तो बेटा इसका मतलब बायोटिक कम्युनिटी अकेले कहीं नहीं रह सकती है। ठीक है, किस बायोटिक कम्युनिटी बन गई, ढेर सारी स्पीसीज साथ में रहने लगी, सरवाइव कर जाएंगे? ना ना ना, उसके साथ आपको चाहिए होगा सॉइल, आपको चाहिए होगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर आप सरवाइव कर सकें, है ना? तो टेम्परेचर, उसके साथ साथ लाइट चाहिए होगी क्योंकि लाइट के थ्रू आपका जो प्लांट होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा, उसे हर्बीवोरस खाएंगे, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएंगे, तो लाइट चाहिए। लाइट के खैर अभी और काम पड़ेंगे हम लोग। ठीक है, और आपका उसके साथ साथ वाटर चाहिए। तो ये बताओ बेटा, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ये सारी जीवित चीज है कि निर्जीव? निर्जीव, अर्थात निर्जीव चीजों को हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक। तो ये सारी चीजें मिलकर कहलाएंगी एबायोटिक कम्युनिटी। क्लियर? कम्युनिटी का मतलब ही होता है बेटा ग्रुप, एबायोटिक कम्युनिटी। तो बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी, स्पीसीज, ढेर सारी स्पीसीज जो आपस में जिनका रिलेशनशिप डायरेक्ट दिख रहा होगा वो क्या कहलाएंगी? बायोटिक कम्युनिटी। और एबायोटिक कम्युनिटी मतलब नॉन लिविंग चीजें मिलकर आपस में क्या कहलाएंगी? एबायोटिक कम्युनिटी। तो बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कम्युनिटी, बताओ एक दूसरे से इंटरेक्शन रखेंगी या नहीं रखेंगी? बिल्कुल रखेंगी भाई, बिल्कुल। कैसी सॉइल है इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्लांट कौन सा लगेगा, और जो प्लांट लगेगा उस बात पर डिपेंड करेगा कि उसे खाने वाले एनिमल भी उसी टाइप के होंगे जैसा प्लांट होगा। तो बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कम्युनिटी एक दूसरे से क्या रखेंगी? इंटरेक्शन। और ये दोनों मिलकर कहलाती हैं इकोसिस्टम। क्या कहलाती हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, और बेटा ज्यादा टेंशन ना ले, बहुत ही आसानी से चीजें अभी ऐसे सीखते जाओगे क्योंकि टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, टेंशन ना ले। ठीक है, टेंस ले, टेंशन ना ले, पढ़ोगे याद रहेगा, आया हुआ सवाल है बेटा ये सीबीएसई का। तो इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम, अब कायदे से देखना बेटा, ढेर सारे इकोसिस्टम है, अगर समझना कायदे से, ढेर सारे इकोसिस्टम है। एग्जांपल ले लो, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम, नदी हो गई,
ठीक है, तुम्हारा मैन मेड में ले लो एक्वेरियम जो तुमने खुद बनाया है। देखो इकोसिस्टम में दो चीजें आएंगी, एक बायोटिक कम्युनिटी और एक एबायोटिक कम्युनिटी, जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होंगी, वो क्या कहलाएंगी? इकोसिस्टम। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि लार्ज इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेटा मैं इस समय कानपुर में हूं, ठीक है, तो मैं कानपुर के इकोसिस्टम में हूं, ऐसे लखनऊ का इकोसिस्टम होगा, ऐसे आपका जो है बनारस का इकोसिस्टम होगा। लेकिन देखा जाए तो चाहे कानपुर की बात करो, लखनऊ की बात करो, बनारस की बात करो, ठीक है, ये सब अपने अपने में इकोसिस्टम है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल एरिया की बात करो, ओवरऑल एरिया की, तो जैसा टेम्परेचर कानपुर का होगा लगभग लगभग वैसा लखनऊ का, लगभग लगभग वैसा बनारस का। लेकिन क्या लगभग लगभग वैसा जम्मू कश्मीर का होगा? नहीं। तो जम्मू कश्मीर एक अलग बायोम है। तो ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे इकोसिस्टम हमने मिला दिए तो हम बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना लिए, तो उसी को हमने क्या बोल दिया बेटा? बायोम। एकदम क्लियर है? तो जम्मू कश्मीर अलग बायोम है, ठीक है। राजस्थान का जो आज का जो भी तापमान होगा वो क्या उत्तर प्रदेश से मैच कर रहा होगा? नहीं। तो बायोम कैसे डिफाइन करते हैं हम? जब बहुत बड़े लेवल पर इकोसिस्टम हम देखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? बायोम। इतनी बातें क्लियर है? तो राजस्थान अलग बायोम, क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलग, जम्मू का क्लाइमेट अलग, यूपी एमपी इनका क्लाइमेट अलग। तो बायोम, असल में बायोम पूरा पूरा क्लाइमेट देखा जाता है। क्लाइमेट कहने का मतलब आप पहले क्लियर कर लो, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, कि कहीं आप क्लाइमेट और वेदर को एक चीज ना मान लीजिए, क्योंकि अभी आगे मैं यूज करने वाला हूं। देखो क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या है? क्लाइमेट का मतलब होता है कि बेटा कहीं की परमानेंट कंडीशन, जैसे हिंदुस्तान का क्लाइमेट अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो बेटा अगर मैं बोलूं हिंदुस्तान है, अमेरिका है, हमारा क्लाइमेट अलग है, क्योंकि साल भर में उनके यहां जो टेम्परेचर का चेंज आता है, जो हमारे यहां टेम्परेचर का चेंज आता है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो क्लाइमेट ओवरऑल वेदर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। क्लियर? अब वेदर क्या होता है बेटा? वेदर का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर दिन, जैसे आज का पार्टिकुलर दिन जो है, क्लियर, इस दिन क्या टेम्परेचर है, इस दिन क्या आपका प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? वेदर। और जब हम वेदर को पूरे ब्रॉड लेवल पर देखते हैं तो वही क्या कहलाएगा? वहां का क्लाइमेट। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका का ठंडा क्लाइमेट है, इंडिया का गर्म क्लाइमेट है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया में ठंडी पड़ती ही नहीं, गर्म क्लाइमेट है तो नहीं। क्लाइमेट बड़ा शब्द है। क्लाइमेट का मतलब हो गया कि ओवरऑल वेदर इज नोन एज क्लाइमेट। वेदर मतलब कि एक पार्टिकुलर डे पर कैसा टेम्परेचर है, कैसा आपका प्रेसिपिटेशन है, वो क्या कहलाएगा? आपका वेदर। तो बायोम क्या है बेटा? अगर मैं बोलूं दो अलग अलग बायोम है, इसका मतलब दोनों जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग, दोनों जगह का टेम्परेचर अलग अलग, दोनों जगह पर रेनफॉल या स्नोफॉल बोल दो, दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन कैसा आएगा? अलग अलग। तो आइए अब बायोम के बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा बायोम, दुनिया में जितने बायोम हैं सबको मिला दिया जाए, ठीक है, जितने भी बायोम हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीवन का गोला, अर्थात बायोस्फीयर, अर्थात धरती नाम के स्फीयर में, ठीक है, खैर धरती प्योर स्फेरिकल नहीं है, एक जनरल वर्ड है बायोस्फीयर। धरती पर जहां जहां जीवन मौजूद है वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा? आपका एक बायोस्फीयर। क्लियर? तो यहां पर भी हमने जो हायरार्की देखी, हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, यहां पर भी हमने जो हायरार्की पढ़ी वो कैसी थी बेटा? असेंडिंग हायरार्की। क्लियर? बढ़ती हुई हायरार्की। ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बना है? पॉपुलेशन, ठीक है, सेम स्पीसीज के डिफरेंट, सेम स्पीसीज, पार्टिकुलर टाइम और किसी पार्टिकुलर एरिया के। क्लियर? ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बना है? पॉपुलेशन, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल जो किसी पार्टिकुलर टाइम पर किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाए, वो मिलकर क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन। अलग अलग स्पीसीज की जनसंख्या जो एक साथ रहती है, जिनका इंटरेक्शन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे आपस में एक दूसरे पर प्रभाव, वो क्या कहलाएंगी? बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी अकेली नहीं रह सकती, तो उसके साथ मैंने क्या ले लिया? एबायोटिक कम्युनिटी, जैसे सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर क्या कहलाएंगी? एक इकोसिस्टम। अभी आगे पढ़ोगे बेटा इकोसिस्टम दो प्रकार के, एक एक्वेटिक, एक टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब पानी वाला, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाला। और टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, टेंशन ना ले, टेंस ले, बहुत लंबा चौड़ा इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम, ठीक है। बायोम कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? क्लाइमेटिक, क्लाइमेट, बायोम का एक फिक्स क्लाइमेट होता है, ठीक है, अर्थात फिक्स मतलब जैसे कहने का मतलब जैसे जम्मू को आप क्या कहोगे? ठंडा, तो वो ठंडा बायोम हुआ, हमारे यहाँ का गर्म बायोम हुआ, है ना। अब जितने बायोम है सारे बायोम मिलकर क्या कहलाएंगे? धरती में जीवन का गोला, बायोस्फीयर। तो ये हायरार्की आप पूरी छाप लीजिए। इसके बाद हम पॉपुलेशन पर थोड़ी सी बातें और करेंगे।